हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। बीपीएससी 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आप इतिहास के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो अपलोड किया है, मध्यकालीन भारत इतिहास का वीडियो अपलोड किया है, और जो जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो ही मैंने अपलोड कर दिया है, जो आपके 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए। और दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स का भी मेरा सीरीज चल ही रहा है, आप देखते हैं। उसमें मैंने जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक के सारी वीडियो अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। लगातार 9 से 10 वीडियोज़ हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसी तरह दोस्तों, तो आज का मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है, और अभी तक आपने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश का एक अति महत्वपूर्ण वीडियो। मुगल वंश के बहुत सारे आपको वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए, दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। किसने चलाई थी? जहांगीर ने। इसको शहजादा सलीम भी कहा जाता है। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद इसने अपना नाम क्या रख लिया? जहांगीर। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा को किसने शुरू किया? जहांगीर ने। ठीक है, याद रखिए। देखिए, दो अस्पा का मतलब है एक मनसबदारी प्रथा। इसमें घुड़सवार पदों को जो भी आपको मनसबदार थे, या कहने का मतलब है मनसबदारों को क्या करना पड़ता था? मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। कितना? सवार पद से कितना? दुगना घोड़ा। इसके अंतर्गत, ठीक है, दुगने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, और सी अस्पा का मतलब होता था, इसमें मनसबदारों को सवार पद से तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। क्या रखने पड़ते थे? तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, जहांगीर के बारे में चर्चा है, तो जहांगीर का जन्म देखिए दोस्तों कब हुआ था? 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पहला विवाह जयपुर के राजा, इसका जो विवाह हुआ, पहला विवाह जयपुर की राजा किस भगवान दास की पुत्री से हुआ था। ठीक है, राजा मानसी की जो बहन थी मानबाई से हुआ था। ठीक है ना, राजा मानसी की बहन मानबाई से हुआ था इसका शादी। ठीक है, खुसरो मानबाई, इसके संतान जो जहांगीर की थी उसका नाम था खुसरो। पहला संतान था मानबाई का था। ठीक है ना, उससे हुआ था। इसका दूसरा विवाह जगत गोसाई से हुआ, शहजादा खुर्रम। इसका पहला विवाह मानबाई से, और जो दूसरा विवाह हुआ वो किससे हुआ? दूसरा विवाह हुआ उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से। जगत गोसाई से इसका विवाह हुआ, और इसका जो पुत्र था वो नाम था खुर्रम। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इस चीज़ों को। ठीक है, 1605 ईस्वी में इसका आगरा के किले में क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, आगरा के किले में। आगे चलते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में शुरू की थी। याद रखिए, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में शुरू की थी। ठीक है, 11वें वर्ष में शुरू किया था। देखिए, मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक, 500 से 2500 तक, तथा 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। ठीक है, और यह जात और सवार प्रदान किए जाते थे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो मनसबदार अनुवांशिक पदाधिकारी होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। ठीक है, तो ये तीनों का तीनों सही है। ठीक है ना, याद रखिए। मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हुई थी? देखिए, 1615 ईस्वी की बात है। ये कब बात है? 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह, ठीक है, किसके बीच? राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के बीच। किसके बीच? जहांगीर के बीच। ठीक है ना, जहांगीर के बीच क्या हुई थी? चित्तौड़गंज की संधि हुई थी। इसमें राणा ने, जो राणा अमर सिंह थे, वो मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समस्त भूभाग पर वापस कर दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अकबर के अधीन था। ठीक है, और यह जो संधि हुई थी, किसके संधि हुई थी? राणा अमर सिंह के साथ जहांगीर के बीच। ठीक है, याद रखिए।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? देखिए, जहांगीर के दरबार में सबसे प्रथम कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था दोस्तों? विलियम हॉकिंस आया था। ठीक है, याद रखिए। विलियम हॉकिंस 1608 से 11 तक भारत में रहा था। इसमें जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला प्रथम ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था। ठीक है ना, ये हॉकिंस क्या था? जेम्स प्रथम का, ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। ठीक है, ये 1608 से 11 तक शाही दरबार में रहा। ठीक है, और सम्राट जहांगीर ने इसे 400 मनसब प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था? 400 मनसबदारी प्रदान की थी। ठीक है, इसने इसको, हॉकिंस को क्या कहा था दोस्तों? इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। इसने इसको क्या कहा था? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। किसको? हॉकिंस को। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो कौन था दोस्तों जेम्स प्रथम का राजदूत? विलियम हॉकिंस। 1608 से 1611 के बीच तक रहा वो। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? ठीक है, याद रखिए। देखिए, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, इंग्लिश सम्राट जेम्स प्रथम के 2 प्रतिनिधि, कैप्टन हॉकिंस 1608 से 11 तक आया, और दूसरा जो उनका प्रतिनिधि था सर थॉमस रो, वो 1615 से 19 तक जहांगीर के शासन का सुस्पष्ट चित्रण किया था इसने। ठीक है, इन दोनों की भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। ठीक है, ये लोग मुगल दरबार में आए थे कि हमको जो है क्या मिलते, कुछ व्यापार करने में रियायतें मिल जाए, तो इसीलिए ये लोग आए थे। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो दोस्तों याद रखिए, 1615 से 1619 के बीच आया था, तो 1615 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया था? देखिए, जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर अजमेर में दिया था। ठीक है, कहाँ पर दिया था? अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था। ठीक है, याद रखिए। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो वो थॉमस रो ही था जो अजमेर से मांडू आया था मिलने जहांगीर से। एक अन्य पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हो, कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसार्ट हैं वो। ठीक है, पीटर मुंडी इटली का यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत में आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था, आप जानते ही हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को पेलसार्ट डच पर्यटक था। ये क्या था दोस्तों? डच पर्यटक था। ठीक है, क्या था? डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत में आया। इसने अपनी पुस्तक, इसकी एक पुस्तक है रिमॉन्स्ट्री, क्या है? रिमॉन्स्ट्री में जहांगीर के अद्भुत विवरण को छोड़ा है। ठीक है, जहांगीर में रिमॉन्स्ट्री पुस्तक में इसने जहांगीर के बारे में क्या दिया है? विवरण दिया है। ठीक है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल की भारत की यात्रा की थी? तो मैंने बताया दोस्तों, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए, मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे काबुल और शाहदरा में। देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है, और जहांगीर का कहाँ है? शाहदरा में। काबुल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अफगानिस्तान। ठीक है, और शाहदरा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। तो आप ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया है? तो बताइए दोस्तों, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो जहांगीर को शाहदरा में दफन किया गया है। कहाँ पर? शाहदरा। वो कहाँ पे है दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? मैंने बता दिया, तो ये कहाँ है दोस्तों? लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर, शाहदरा। मीन्स किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो जहांगीर है। ठीक है, याद रखिए। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु संबंध होती थी। जहांगीर ने इसे बंधन मुक्त कर दिया।
फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपने संरक्षणों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन थे। ठीक है, यानी जहांगीर के शासन काल को जो बोला जाता है चित्रकारी के युग का स्वर्ण काल बोला जाता है। ठीक है, तो ये जहांगीर का था चित्रकला। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? अबुल हसन जो हैं उनकी चित्रकला को उसने नादिर उल जमा की पदवी दी थी। किसकी पदवी दी थी? नादिर उल जमा की पदवी दी थी। ठीक है, अबुल हसन के चित्रकारी को। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई है? देखिए, नादिर उल असर की उपाधि जो है उस्ताद मंसूर के चित्रकारी को दिया गया है। किसको? उस्ताद मंसूर की चित्रकला को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो अबुल हसन था। कौन था दोस्तों? कौन था? ये उस्ताद मंसूरी थे। सॉरी दोस्तों, कौन है? उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। इसने क्या लिखा है? जहांगीर ने अपनी चित्रकला फारसी में लिखी है। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया। देखिए, आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ तो उसने जो अबुल फजल के हत्यारे किसको? वीर सिंह बुंदेला ने जो है वीर सिंह बुंदेला ने क्या की थी दोस्तों? ये अबुल फजल के हत्यारे कौन था? वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, जिसने जहांगीर की मदद की थी। ठीक है, उसको उसने क्या किया? सम्मानित किया था। याद रखिए। लेकिन में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह देखिए, उसके दो बेटे थे। जहांगीर के दो पत्नियां और दो बेटे थे। ठीक है, खुसरो ये बड़ा बेटा था और खुर्रम दूसरा बेटा था। ठीक है, ये मानबाई से पैदा हुआ था। ठीक है, पत्नी का नाम था मानबाई और जो खुर्रम है ठीक है, जगत गोसाई से पैदा हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था जब उसने उसका विद्रोह किया था। ठीक है, तो तो ये विरोध करने वाले देखिए दो लोग थे। कौन कौन से? पहला बेटा जो था उसका खुसरो, ठीक है, उसने जहांगीर के गद्दी के बैठने के शीघ्र ही विरोध कर दिया था। ठीक है, 1606 में वो पराजित हो गया। 1623 में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि दोनों ही राजकुमारों ने विद्रोह कर दिया था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जो है जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, याद रखिए। निम्न में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? देखिए, नूरजहां के गुट का सदस्य जहांगीर नहीं था। ठीक है, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख थे एतमदुल्ला जो नूरजहां के पिता थे। ठीक है, ठीक है ना, तो नूरजहां गुट के सदस्य जहांगीर नहीं थे। एतमदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमदौला का मकबरा, एतमदौला जो किसके नूरजहां के क्या थे? ये पिता थे। इनका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित के लिए देखिए, बाबर ने जामा मस्जिद बनवाया। ठीक है, बाबर ने क्या बनवाया? जामा मस्जिद संभल का। ठीक है, हुमायूं ने दीन पनाह बनाया। ठीक है, अकबर ने क्या बनाया दोस्तों? जहांगीरी महल। और जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया जहांगीर ने। ठीक है, तो याद रखिए। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहां पर स्थित है? ये दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा किसने बनवाया दोस्तों? अकबर का मकबरा सिकंदर ने बनवाया। जहांगीर का मकबरा शहादरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सकरी। शेख निजामुद्दीन का अजमेर में नहीं है। ये दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, आप देखते रहिए। सारे के सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।